आपको बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन में लिए चलते हैं। अजमल जामी इसको होस्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर आपका। जो इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए तजवीज़ की गई है 7,303 बिलियन रुपए, डिफेंस के लिए 1,804 बिलियन, ग्रांट्स के मद में 1,464, सब्सिडीज़ के लिए 1,074 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है, और पेंशन के लिए 761 अरब रुपए, और जो रनिंग सिविल गवर्नमेंट है उसके अखराजात के लिए 704 अरब रुपए, पीएसडीपी के लिए 704 हैं, और एनर्जी के लिए 200। जीडीपी की जो ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई है 3.5% है। इन्फ्लेशन को 21% तक प्रोजेक्ट किया गया है। आई डोंट नो कैसे होगा, ये माहिरीन ही बता सकते हैं। इंपोर्ट 58.7 बिलियन की एस्टिमेट की गई हैं, एक्सपोर्ट 28 बिलियन की। यानी एक्सपोर्ट में हमने अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कोई इजाफा प्रोजेक्ट नहीं किया। मियां अंजुम निसार साहब बता रहे थे कि 32 तक होती थी, अब 27-28 तक आई हुई है, उतनी हमने रखी है। तो इसका मतलब है कि अगर गवर्नमेंट की प्रोजेक्शन भी 28 बिलियन की है तो इसका मतलब है इंडस्ट्री का पहिया तो नहीं चलने जा रहा। जी बिल्कुल जामी साहब, ये जो एक्सपोर्ट की बात है, तो अगर आप कहें कि जो इतने हायर इंटरेस्ट रेट पे आप देखें कि अभी भी 21% पर बुनियादी शरह सूद है, और आगे आप देख रहे हैं प्रोजेक्शन महंगाई की जो इस माली साल एवरेज आई है 11 माह में, मैं पूरे 11 माह को कहूँगा 29 या 30% के करीब है। तो अभी हम रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो नेगेटिव पे है। तो इस शरह सूद पे कैसे एक्सपेंशन होगी, कैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगी? अगर ओवरऑल जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि 18 या 22 ग्रेड वाले के अफसरों के वो अपनी तनख्वाहें कम करें। आपको मालूम होगा, मैं अगर कहना चाहूँ कि वसाइल का बेदरग इस्तेमाल है, 1500 अरब जो है तकरीबन हमारे साल के ये लॉस मेकिंग यूनिट जो खसारे में चलने वाले सरकारी इदारे हैं इनकी नज़र हो जाते हैं। और एक तरफ आप देखें स्टील मिल बंद है इस मुल्क में, लेकिन 2.5 से 4 अरब डॉलर का स्टील मसनूआत मुल्क में इंपोर्ट होती हैं। तो आप देख रहे हैं मतलब ये कैसा एक मजाक सा लगता है कि स्टील मिल पूरी बंद है, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे पास आयरन ओर के ज़खायर हैं। तो असल बात यह कि एडजस्टमेंट एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो सकती है, इसको हमें देखना पड़ेगा। जाहिर बात है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो रिजर्व भी बढ़ेंगे। अगर एक्सपोर्ट 28 अरब डॉलर तक महदूद रहती है तो ये कैसे मुमकिन होगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप जो है वो फुल किया जा सके, यानी उसको किस हद तक पूरा किया जा सके। बाकी इस खसारे को पूरा करने के लिए हम तरसीलात ज़र पे सहारा लें या उनका लेना पड़ेगा, और तरसीलात ज़र तकरीबन 30 अरब डॉलर होती है। लेकिन अगर ग्लोबल इकॉनमी देखें आप, अगर वहाँ स्लो डाउन आता है तो वो हिट होगा। बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा इस वक्त ऑनेस्टली अगर आप देखें मईशत की बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन है। मैं अपनी रिपोर्ट से भी लिखता रहा हूँ, अगर मईशत है तो हमारा आप समझ लें कि हम अपने आवाम की फलाह के मनसूबे भी काम कर सकते हैं, हम दिफाई ज़रूरियात से भी निपटा जा सकता है। अब जो सूरत हाल है जी जाम साहब कुछ कह रहे थे? इस वक्त अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है फेडरल कैबिनेट के इजलास से खिताब कर रहे हैं, ज़रा देखिए वो क्या फरमा रहे हैं। चलिए, जैसे बराह रास्त आते हैं तो देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट को इस सिलसिले में एतमाद में ऑब्वियसली ले रहे होंगे, बजट के हवाले से बता रहे होंगे कि क्या गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने जा रही है मैसेज के लिए एट लार्ज। जैसे ही मुखातिब होते हैं कैबिनेट से तो हम आपको बराह रास्त दे चलेंगे। अच्छा, आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सुलैरी साहब बहुत शुक्रिया। हमाद साहब बता रहे थे 1500 अरब रुपया हमारा ज़ाया हो जाता है, उन सरकारी इदारों की नज़र हो जाता है जो गुड फॉर नथिंग है। ये इस लीकेज को कैसे रोका जा सकता है, और क्या आपको लगता है गवर्नमेंट संजीदा होगी कि इस पे काबू पाया जा सके? चलिए, आबिद क़य्यूम जैसे ही आते हैं उनसे बात करते हैं। यही सवाल डॉक्टर साहब आपके लिए। जामी साहब, एक तो मुझे बहुत खुशी है कि हम पहली दफ़ा ज़िंदगी में एक्सपेंडिचर्स पे बात कर रहे हैं। अच्छा, हम हमेशा बात करते हैं कि टैक्स कितना लगाना है। आज हम हुकूमत की एफिशिएंसी, आज हम स्पेंडिंग की एफिशिएंसी, आज हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं जिनको बेहतर इस्तेमाल किया जाए उसकी गुफ्तगू कर रहे हैं। दिस इज़ द रियल डिस्कशन दैट वी नीड टू हैव। जामी साहब, 212 अदारे सरकार चला रही है। पहले तो ये तय कर लें कि सरकार का काम पॉलिसी बनाना है। वो है जो जामी साहब ने आपको सवाल किया है कि जिन अदारों की उन्होंने बात किया, ये एक हाथी पाले हुए हैं पाकिस्तान में, और हर हुकूमत अपोजिशन में कहती है कि आके इनको प्राइवेटाइज करेंगे, और हुकूमत के आने के बाद वो आंखें बंद कर लेते। दुरुस्त। 212 में से 175 कमर्शियल हैं जिनको तो बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। PIA का पिछले साल का लॉस 90 अरब रुपया है। जब हमने सर्कुलर मैनेजमेंट प्लान IMF को दिया, ये मुझे इसलिए मालूम है कि पाकिस्तान का पहला सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान मैंने ही IMF को लिख के 2014 में दिया था। जामी साहब, हमने उनको कहा 952 अरब रुपए का होल है इस वक्त, अगर हम प्राइसेस नहीं बढ़ाते, एफिशिएंसी बेहतर नहीं करते।
अब क्या, अब जामी साहब, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर आई एम गोइंग टू पुट टू यू। जनरल मुशर्रफ की हुकूमत जाती है, 100 अरब पे आपका पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट था। पीपीपी की हुकूमत जाती है, 500 अरब पे था। पीएमएलएन की हुकूमत जाती है, 1100 अरब पे था। पीटीआई की हुकूमत जाती है, 2400 अरब पे था, आज 2600 अरब पे है। क्या ये सब कोशिश ही नहीं कर पाए? क्या सलाहियत नहीं थी? क्या अहलियत नहीं थी? सो इतनी सिविरिटी है कॉम्पिटेंस की एग्जीक्यूटिव में और जो नीचे अदारे हैं हैंडल करने की चीज़ों को। इसकी आसान मिसाल ये, जितने दोस्त इस वक्त हैं, हम सब, हमारे कैमरामैन, प्रोड्यूसर, आप इनसे पूछिए कि आपको कोई मोबाइल से तकलीफ़ है तो आपको कोई भी नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि 4-5 कंपनीज़ हैं, आप किसी का ख़रीद लें, कंपेरेटिव प्राइसिंग है। मुझसे पूछ लें, आप मुझे घर से ले रहे होंगे, मुझे सबसे तशवीश ये होती है सलमान साहब कि कहीं मेरी बिजली ना फ्लक्चुएट कर जाए। क्यों? क्योंकि वो सरकार चला रही है। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। क्या इंटरनेट बढ़ा है? क्या नौकरियां ज़्यादा क्रिएट हुई हैं? क्या लोगों की तनख्वाहें बेहतर हुई हैं कि नहीं हुई हैं? क्या जैज़ का सीईओ या किसी और कंपनी का सीईओ? बिल्कुल ठीक सवाल आप उठा रहे हैं, ठीक पॉइंट उठा रहे हैं। दिस इज द थिंकिंग। कौम को IMF के प्रोग्राम को छोड़ के, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स को छोड़ के, तब होगी ना जब आपको ये फिक्र होगी कि अगले साल भी आपने ही कुछ करना है। दुरुस्त। जब ये शॉर्ट टर्म विजन हो या प्लान हो और आपको इलेक्शन में जाना है तो आपकी ऑब्वियसली चॉइस ही होगी कि यार इकोनॉमी जहाँ मर्जी जाए, दुरुस्त, कुछ ऐसा लेके दूं बजट में जो कल को जाके जब इंतखाबी मुहिम में मुखातिब होना है तो मैं ये कह सकूं कि देखें इन हालात के बावजूद मैंने अवाम के लिए ये किया। मैं एक काउंटर फैक्चुअल आपको दूं, आज तक हर हुकूमत ने आसान फैसले किए हैं जिनका हम जिक्र करते हैं कि यहाँ पे ये बना दो, इसको सब्सिडी दे दो। पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपना वक्त नहीं पूरा किया। ये आप हमारे मेरे जो राइट साइड बैठे पैनलिस्ट हैं उनको प्रवोक कर रहे हैं आप ये लंबी डिबेट है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद तल्ख हकीकत यही है, शायद वो फैसले करके देखें जिससे यू बिकम रियली पॉपुलर। पता नहीं आप किसे पैगाम दे रहे हैं, बहरहाल वो समझ गए। अच्छा नहीं, मेरा मतलब है आबिद क़ुयूम सुलैरी साहब आए हैं, उनसे ताज़ा। मैं सिर्फ पैगाम, मैं ऑनेस्टली बताऊं किसको दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टी आना चाहती है ना पावर में, वो अपना होमवर्क करके आए। दिस इज माय ऑनेस्ट ओपिनियन। होमवर्क इलेक्शन आइए इस पे मैं सुलैरी साहब को खुशामदीद कहते हैं इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। ये डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो पार्टी है होमवर्क करके आए। असल में जब आप इक़्तिदार में जाते हैं तो ये आंखों देखा हाल है पिछले 2-3 अदवार का। तो उससे पहले तो आप जलसों में कह रहे होते हैं हमारे पास ये प्लान है, हमारे पास इतने माहिरीन की टीम है, हमने ये इनकलाबी इकदाम उठाने और आप देखें काया पलट स्टील मिल को सबको प्राइवेटाइज करेंगे। लेकिन जैसे ही आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल होते हैं लग पता जाता है। जी सर, बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। सुलैरी साहब, ये सर इन्फ्लेशन 21% की यानी महंगाई की जो शरह है वो प्रोजेक्ट की गई है। आपको ये लगता है ये कम प्रोजेक्ट की गई है, हालात इससे ज़्यादा बुरे और नामसाइद हैं? जामी साहब, पहले तो मैं जरा होमवर्क पे बात करूं कि होमवर्क के बगैर इक़्तिदार में नहीं आ सकते। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी, मैं कह रहा था कि होमवर्क के बगैर कोई पार्टी इक़्तिदार में नहीं आ सकती, बस वो सब्जेक्ट डिफरेंट होता है। तो जो होमवर्क डॉक्टर साहब कह रहे हैं उस सब्जेक्ट का नहीं होता, वो किसी और सब्जेक्ट का होमवर्क करके आते हैं, अदरवाइज तो इक़्तिदार मिलता कहाँ है पाकिस्तान में। तो रही बात इन्फ्लेशन की, तो देखिए जो इन्फ्लेशन इस वक्त सार्फिन को, जो इन्फ्लेशन आवाम को, मुझे आपको तंग करती है, वो इन्फ्लेशन तो या उसके जो असबाब है वो तो फेडरल बजट का हिस्सा कभी होता ही नहीं है। हमें इन्फ्लेशन तंग करती है बिजली की कीमतें, वो नेपरा जो है वो डिटर्मिन कर रही होती है। हमें एनर्जी इन्फ्लेशन तंग करती है, गैस की कीमतें, वो ओगरा ने अभी कह दिया कि 50% बढ़नी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें वो हर 15 दिन के बाद ऊपर नीचे जाती हैं। जो फूड इन्फ्लेशन है, इवन वो चीज़ें जो कि डॉलर्स में नहीं आती, टमाटर, प्याज, सब्जियां, फल, वो सब के सब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ना होने की वजह से आप होलसेल मार्केट और उसका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उनका फर्क देख लीजिए, तो हम जो साल होते हैं उनमें भी वो काबू से बाहर नजर आते हैं। तो ये जो इन्फ्लेशन है, अगर तो हम इसको सिर्फ कोर इन्फ्लेशन की हद तक बात कर रहे हैं तो कोर इन्फ्लेशन तो आपकी प्योरली रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से आ रही है। जितना ज्यादा आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा आपकी कोर इन्फ्लेशन बढ़ रही होगी। लेकिन अगर आप हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं जिसमें एनर्जी और फूड दोनों को मिला रहे हैं, तो वो इन्फ्लेशन जो है वो तो ना किसी बजट का हिस्सा है और ना हुकूमत उसको कंट्रोल कर पाती है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं मोहम्मद सुहेल साहब। मैं ज्वाइन किया सुहेल साहब, ये हमारे माहिरीन होमवर्क की बात करते हैं कि जो भी सियासी क़यादत इक़्तिदार में होमवर्क करके आए।
अभी जो वजारत ख़जाना का जो पोर्टफोलियो वो डार साहब के पास है, इनके बारे में तो नून लीग की परसेप्शन नहीं बल्कि राय थी, नैरेटिव था कि डार साहब आएंगे डॉलर 185 पे आ जाएगा। सलमान गनी साहब इसके विटनेस हैं कि ये बात उन्होंने कही थी। इतना तजुर्बा, इतना होमवर्क तो उनकी लेगेसी में था, रिज्यूमे में था, फिर क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पिछले 20-25 साल में देखा गया कि दो तरीके के फाइनेंस के हेड आते हैं। एक होते हैं इकोनॉमिस्ट, और शायद इकोनॉमिस्ट नहीं होते। तो मेरे ख्याल में कॉम्पिटेंट तो दोनों होते हैं, मगर उनका जो विजन है और व्यू है वो डिफरेंट होता है। जिस तरह हमारे यहाँ कुछ फाइनेंस मिनिस्टर्स ऐसे रहे हैं, इंक्लूडिंग जो अभी हैं, कि उनके हिसाब से इंटरेस्ट रेट हम कम कर दें और करेंसी को रोक दें तो मुल्क में खुशहाली आ जाती है। मेरा व्यू है कि इससे मुल्क में तबाही आ जाती है। दूसरी जानिब कुछ फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे गुजरे हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन से मुल्क को नुकसान होता है। एक फाइनेंस मिनिस्टर ने ये साबित कर दिया कि जो पाकिस्तान में जो 4 बैंक्स हैं, अलाइड, MCB, UBL, हबीब बैंक, जो प्राइवेटाइज हुई है, उससे मुल्क को नुकसान हुआ है। और ये फैक्ट है कि 90s में हुकूमत उसमें 40 अरब इंजेक्ट करती थी, और इस साल इन चारों बैंकों का जो टैक्स है जो सरकार को मिलेगा वो 200 अरब से ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में शायद कॉम्पिटेंस है, नॉलेज भी है, मगर एक आपका विजन होता है कि हमें इकोनॉमी को कैसे चलाना है, इंटरेस्ट रेट का क्या रोल है, करेंसी का क्या रोल है, उस पर इख्तलाफ ज़रूर है। और दूसरी जानिब फिर ये है कि जो हमारे सियासी लीडरान हैं, उनकी नॉलेज बेस शायद इतनी अच्छी नहीं है। वो समझते हैं कि चीज़ों की कीमत गिर जाने से इकोनॉमी अच्छी होती है। वो समझते हैं कि रुपए को एक जगह आर्टिफिशियली रोक देने से। तो आई थिंक दोनों जगह मसला है, बट मेरे ख्याल में कॉम्पिटेंसी से ज़्यादा आई थिंक मसला ये है कि आपकी विजन जो है वो क्या है। और अनफॉर्चुनेटली जो इकोनॉमिस्ट हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, उसमें हमने काफ़ी इस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन देखा है। मेरा ख्याल है ये उन चंद एक पोर्टफोलियो में से है जो एक तसलसल के साथ बदलता रहा है, चाहे वो PTI का दौर हो या आपका दौर हो, मिफ्ता साहब आए और फिर डार साहब आ गए। किसी एक पर अलायंस है ही नहीं है, किसी एक की पॉलिसीज़ पसंद ही नहीं आती। अपना सुहेल साहब के बाद मैं जाता हूँ आपके पास अवैस साहब के, ये जो नोट छापने का विजन है और फिर आप ATM में जाते हैं तो नए नए नोट भी निकलते हैं, ये कैसा विजन है? अरे ये इंटरेस्टिंग है। मैं एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अच्छा, ये प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आपको 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट नज़र आएंगी। मैं पाकिस्तान स्टील को कब से एफर्ट हो रही है प्राइवेटाइज करने की, यानी ये नहीं है कि ये ऑन रिकॉर्ड नहीं होता, यानी ये था और नहीं हो सका, उसको कोई एग्जीक्यूट नहीं कर सका। सिमिलरली अभी खाकान साहब भी कह रहे थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए डिस्कोज को, इसके ऊपर गवर्नमेंट बड़ी देर से प्लान कर रही है कि जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की है, और मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि हम थोड़ा सा उसमें कुछ इन्वॉल्व भी थे, कुछ काम भी कर रहे थे गवर्नमेंट के साथ। तो गुजरावाला इलेक्ट्रिक को इन्होंने सबसे पहले शुरू किया था कि इसको प्राइवेटाइज कर देते हैं, इसमें लाइन लॉसेज जो है वो कम है, इसकी वैल्यू अच्छी मिल जाएगी, वो चीज़ें होगी। तो उसके एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक करके आते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो गवर्नमेंट होती है वो उस स्ट्राइक को सस्टेन नहीं कर सक रही होती, और ये पॉलिटिकल डिसीजन हो जाता है कि उसको फॉर द टाइम बीइंग जो होता है वो रोक दिया जाता है। तो बेसिकली पॉलिटिकल स्ट्रेंथ चाहिए प्राइवेटाइज करने के लिए, जो इदारे पास्ट में भी किए गए, जब ये बैंक्स किए गए थे, ये सब कुछ था, तो उस वक्त भी गवर्नमेंट ने गोल्डन हैंडशेक दिया, कुछ किया, लेकिन लोगों को कन्विंस करके, मना के, और वो सारी चीज़ की गई थी। और ये एक तरीका है कि क्या आपने हर साल कंट्रीब्यूट करते रहना है उसके लॉसेज में, या एक दफ़ा आपने कोई भी कॉस्ट है उसकी इनकर करके और उसको प्राइवेटाइज कर देना। तो ये एक डिसीजन है जो गवर्नमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा दूसरा मैं आ जाता हूँ, अब मैं नोट छापने की तरफ आ जाता हूँ। बड़ा दिलचस्प सब्जेक्ट है सर वो। नहीं, नोट छापने का तो मसला ये है कि फ्रैंकली अब बहुत ही मुझे लगता है ये एक आसान सी चीज़ आ गई। मैं यानी थोड़ा सा एहतियात के साथ कहूँगा कि जो करंट हमारी रिजीम है वो प्रेजेंटेशन में, नंबर्स में, चीज़ों में, करने में उनकी एबिलिटीज़ हैं, वो कर लेते हैं उसको मैनेज।
और नोट छापना भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अच्छा, उसी तरकीब का हिस्सा है, उसी तरकीब उसी मेथड का है, वो मेथड उसी फॉर्मूले का। आपने आज बहरहाल चला तो रहे हैं, आपने तनख्वाहें भी दे रहे हैं, आपने वो सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उसका जो फॉल बैक आ रहा है वो फॉल बैक हम फेस कर रहे हैं। महंगाई का नंबर क्यों बढ़ रहा है, क्या 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 होता जा रहा है, वो सारी चीज हो रही है, वो है। दूसरी तरफ हमने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हमने इंपोर्ट रोकी हुई है। ये अभी करंट जो गवर्नमेंट ने नंबर दिया वो 44 बिलियन का नंबर दिया। अच्छा, ये वो इंपोर्ट है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि कोई लग्जरी आइटम इंपोर्ट नहीं होगा। आप जाएं मार्केट के अंदर, आपको इंपोर्टेड सिगरेट भी मिलेगा, आपको इंपोर्टेड चिप्स भी मिलेगा, आपको इंपोर्टेड पानी भी मिलेगा। जहाँ दुकानों के अंदर वो पड़ा हुआ है, तो वो इंपोर्ट तो आ रही है। मसलन अब वो पैसा, अच्छा ये 44 बिलियन के अंदर वो पैसा नहीं इन्वॉल्व, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी एक तरफ से आंखें बंद की हुई हैं कि अच्छा ठीक है ये पैसा कैसे जाता है, क्या हो रहा होता है। आंखें बंद करने से याद है कि जो हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर्स कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं उनकी आंखें 24 घंटे खुली रहती हैं और हम जैसे सहाफ़ियों की भी खुली रहती हैं। तो अभी आंख से मालूम हुआ है, खबर कान से सुनी भी है कि जहांगीर तरीन साहब कल नई सियासी जमात का उन्होंने ऐलान किया, लंदन तशरीफ ले जा रहे हैं हफ्ते भर के लिए। मामूल का तिबी मुआयना है। देखिए, हर बड़े आदमी का वही मेरे ख्याल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि एक शख्स एक दिन पहले एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर रहा है और उसके बाद वो तिब्बी मुआयने के लिए लंदन जा रहा है। वैसे तो पाकिस्तान के लिए सियासत में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनका तिब्बी मुआयना लंदन में ही होता है और लंदन पाकिस्तान की सियासत में इसलिए इम्पोर्टेंट रहा है कि कोई ना कोई लंदन प्लान जो है वो पाइपलाइन के अंदर मौजूद रहा है। लेकिन एक बात जो पॉलिटिकल लीडरशिप के हवाले से आपने कही थी, देखिए बात जो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक छोटा सी बात मैं खत्म कर देता हूँ। बात है कि इनके मंशूर अगर आप उठा के देख लें, एक्सीलेंट। आपने अभी गैपको की बात की है और गैपको में लाइन लॉसेस जो कम थे ना, मैं उस शख्स को जानता हूँ, वो वहाँ का चेयरमैन था, जाहिद सलीम उसका नाम था, और मेरी अक्सर उनसे मुलाकातें होती हैं। वो कहता है मैं और कम कर सकता था, इसलिए कि हमें पता है कि अगर महकमे के लोग साथ शामिल ना हो तो कोई बिजली चोरी कर नहीं सकता। बात है कि लोग हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें बुरी कार इसलिए नहीं लाते कि वो एक सिलसिले के आगे चोरी तो अपनी जगह है, जो लाइन लॉसेज हैं वो और चीज़ है। वो अभी तक नहीं आप मैनेज कर पाए। एक ब्रेक नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक के बाद वापस आते गुफ्तगू यहाँ से शुरू करेंगे। वेलकम बैक जी। अजमल जामी आपको बजट ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है। पैनल हमारे साथ मौजूद है। वज़ीर आज़म की तकरीर भी आप ब्रेक से पहले देख चुके, वफाकी काबीना से मुखातिब थे बजट के हवाले से, और अब वक्त आया चाहता जिसका इंतज़ार था। वज़ीर ख़जाना कुछ ही देर बाद इत्तला है कि बजट पेश करने जा रहे हैं, उनकी तकरीर हम प्राह रास्त आपको दिखाएंगे। GDP ग्रोथ जो है वो 0.29 से 3.5 तक की प्रोजेक्ट की गई है। डिफ़िकल्ट लग रहा है माहिरीन के मुताबिक। इन्फ्लेशन को 21 पे लॉक किया गया है, आई डोंट नो होगी या नहीं होगी। इंपोर्ट 58.7 बिलियन तक का तखमीना रखा गया कि होंगी। एक्सपोर्ट अलबत्ता 28 अरब डॉलर रखी गई हैं, जो कि पिछले बरस के साथ साथ सेम ही है, यानी इसमें कोई इजाफा नहीं है। मईशत शायद नहीं चलेगी, इसलिए इसको इतना रखा गया। करंट अकाउंट डेफिसिट 3.7% तक प्रेडिक्ट किया गया कि ये रहेगा, नज़र भी आ रहा है इससे ज़्यादा हो सकता है। सलमान साहब, प्राइम मिनिस्टर मुखातिब हुए कैबिनेट से, तो गालिब ख्याल यही था कि जी कोई बजट के खिदुखाल से गुफ्तगू शुरू करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी कि वो जो रिकॉर्ड है मुशीरों का कैबिनेट का, उसमें इजाफे में मुबारकबाद पेश कर दूँ। ये क्या था, मुझे समझ नहीं आई। देखें, एक तो उन्होंने नई रवायत कायम की है। इससे पहले पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बजट स्पीच से पहले कैबिनेट से इस तरह मुखातिब नहीं होते। और दूसरा, शेख राहील असगर साहब की उन्होंने बताया कि मेरे पास ये था एक आखिरी मशीर की ऑप्शन जो है वो बरूए कार लाए हैं। देखें, हमें आप अभी जिन टारगेट्स की बात कर रहे थे जामी, वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि आप आखिर टारगेट से क्यों अचीव नहीं कर पाते। और ये सारे टारगेट्स तो तब है ना कि अगर स्मूथली आप चल रहे हों, पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो स्मूथली चल रहा हो। आगे आने वाले हालात में हुकूमत इंतखाबात होने हैं, कब होने हैं, कौन सी हुकूमत वजूद, मेरा ख्याल है ये बजट हतमी नहीं है इस साल के हवाले से। हो सकता है दोबारा जी दोबारा। और एक ज़माना था जामी साहब, लोग बैठ के बजट स्पीच सुना करते थे, जी बहस हुआ करती थी ना, उनसे पहले भी बाद में भी तोक़ुआत होती थी कि हुकूमत उन्हें कोई इंसेंटिव देगी, उनके लिए कोई ख्याल करेगी। अब जो पहली दफ़ा, देखिए मैं आज सुबह से सोच रहा था
कि मेरा इसमें बजट में क्या इंटरेस्ट, दो चीज़ें थी जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। एक तो ये कि क्या हुकूमत जो इस सूरत हाल के अंदर आम आदमी को कोई रिलीफ का बंदोबस्त कर पाएगी, इसलिए कि एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। और दूसरा जावेद साहब मेरा एक इंटरेस्ट था, चूँकि मैं शहबाज शरीफ साहब को पर्सनली जानता हूँ, उनकी स्ट्रगल को भी जानता हूँ, उनके तरीक़ेकार को भी जानता हूँ, उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ मौजूद हैं। मेरा ख्याल था कि वो जो हुकूमती एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें कमी लाएंगे, लेकिन अभी तक मुझे उनकी स्पीड से या उससे नहीं लगा। और मैं ये आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 2 माह पहले एक बड़े कॉम्पिटेंट शख्स नासिर खोसा की सरबराही में उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। जब तक आप इंतज़ामी अखराजात में कमी नहीं लेके आएंगे, जब हुक्मरान देखें, हमारे पास तो एक मिसाल मौजूद है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जब सूरत हाल एक नैज पे पहुंची तो उनके पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए थे। जब शहबाज शरीफ साहब ये बताते हैं ना कि मुश्किल सूरत हाल से 2-4 है, IMF, बात ये कि ख़ुद हमारे हुक्मरान किस हद तक इस प्रॉब्लम में शेयर कर रहे हैं कि उनकी जो अयाशियाँ थी, उनकी जो मराहत थी, उसमें किस हद तक कमी आई है। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये सलमान साहब कह रहे थे कि अच्छे मुंतज़िम हैं, सरकारी अखराजात कम करेंगे। उन्होंने कमी की बजाय इजाफा किया है, कैबिनेट बढ़ती गई, मुआवरीन को ये ज़रूर कहा तनख्वाह नहीं होगी, लेकिन ऑब्वियसली पर्क्स प्रिविलेज तो मिलते ही हैं। तो उन्होंने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इससे अच्छा इंतज़ामिया मुंतज़िम क्या होगा डॉक्टर साहब? देखिए, ये जो है ना, प्रॉब्लम हमारी ये है कि इस किस्म के ओहदे हम सियासी तौर पर फ़ायदे उठाने के लिए या सियासी तौर पर लोगों को ओबलाइज करने के लिए देते हैं। इसलिए नहीं देते कि हुकूमत की कारकर्दगी जो बेहतर हो जाएगी, उसके लिए छोटी कैबिनेट की ज़रूरत होती है। और आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप एक फ़ौज ज़फ़र मौज रखें। अब आप इतनी लंबी काबीना है, फिर एडवाइज़र्स हैं, फिर वो उनके असिस्टेंट, स्पेशल असिस्टेंट हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ हैं। वर्चुअली अपनी रूलिंग पार्टी के बेशतर लोग जो होते हैं वो किसी न किसी ओहदे पे पहुंच जाते हैं ताकि उनका स्टेक रहे पावर के अंदर। लेकिन इसका नुकसान आपको ये होता है कि हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर नहीं होती और ना ही उसके हवाले से जो है हम कोई बेहतर नताइज देखते हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की होती है कि आप छोटी काबीना के साथ एक एफिशिएंट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सिलसिला जो है वो चलाएं। बदकिस्मती से यही नहीं होता और इनका अपना ख़र्चा जो है कैबिनेट का, उनके तौर तरीके, उनके अंदाज़ इस किस्म के होते हैं कि आप कोई बात कर ही नहीं सकते। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इब्तदा हमें इस बात से करनी चाहिए कि जो इंतज़ामी अखराजात हैं उनको हम कंट्रोल करें। और इसके लिए आप देखें दूसरे ममालिक का कि उन्होंने किस तरह इंतज़ामी अखराजात को कम किया है, किस तरह वज़रा के जो एहतमाम होते हैं वो बाहर के बहुत से मुल्कों में। डॉक्टर साहब, आप चाह रहे हैं कि हमारे वज़ीर आज़म और दीगर जो एहलकार हैं, हुकूमती वज़रा या मुशीर, मुआवनीन आम आदमी की तरह फिरें? नहीं, आप चाहते हैं साइकिल पे जाएं? मेरा ख्याल है बेहतर तो यही होगा। अब तो साइकिल भी सस्ता नहीं है। अब तो साइकिल भी सस्ता नहीं है। साइकिल भी चलना चाहिए डॉक्टर साहब, साइकिल भी चलना चाहिए। आम आदमी को इकोनॉमी का साइकिल से मुझे याद आया कि हमने तारीख के औराक में देखा है, उस वक्त मुझे तो याद नहीं कि बच्चे थे हम, गालिबन ज़िया-उल हक साहब को आइडिया आया था ये। जी बिल्कुल, ज़िया-उल हक साहब एक बार साइकिल पे घूम रहे थे। जुनेजो साहब ने काम किया था। देखें, एक क्रेडिट हम असल में ना पॉलिटिशियंस को क्रेडिट नहीं देते। जुनेजो साहब ने एक दफ़ा वो ले आए थे 1000 सीसी गाड़ी पे, लेकिन जिनको आते पढ़ियों, अब भी मैं आपको लेकिन फिर उनका हशर क्या हुआ? कफ़ायत शारी मुहिम की जो बात है कि उन्होंने अपनी कैबिनेट पे तो किसी हद तक लागू कर दिया है कि उनकी मराहत ख़त्म किए हैं। जामी साहब रिटायर्ड जज साहबान, आप जरा उनकी सैलरीज देख लें और वो उनकी पेंशन जो है वो भी उनकी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह तो 3.5 लाख रुपए है, लेकिन आपके जजेस जो है 12 से 15 लाख रुपए ले रहे हैं। प्रेसिडेंट की तनख्वाह 7.5 लाख रुपए। आखिर क्या वजह है? देखिए, ये की किसने? इंसाफ फराहम करते हैं सर। नहीं तो भाई जिनको इंसाफ फराहम करते हैं उन्होंने की होगी ना। हाँ जी, और आप वो फंस गए। ज़ीशान मर्चेंट साहब, सर वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू, आपने हमें वक्त निकाला आज। मस्ट बी अ वेरी बिजी डे फॉर यू सर। ये 3.7 का करंट अकाउंट डेफिसिट प्रोजेक्ट किया जा रहा है और मुझे हैरत यह है कि एक्सपोर्ट हमने पिछले बरस भी $28 बिलियन तक की हुई और आज अब भी हमने यही रखा है तखमीना। तो जब एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही तो डेफिसिट तो बढ़ना चाहिए, फिर इसका मतलब मैशत नहीं चलेगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल सही जायज़ा लिया है, क्योंकि जब आप बात करते हैं कि हमने एक्सपोर्ट को जो है मेंटेन करना है, बढ़ाना नहीं है,
और फिर आप ये बात करते हैं कि हमने जो है अपना जो हमारा ग्रोथ का टारगेट है वो भी शायद 3.5% के करीब हम ले जाना चाहते हैं। वैसे IMF ये कह रहा है कि दुनिया की जो है वो इकॉनमी सुस्त रवि का शिकार होगी और वो 2 से 2.5% होगी। हम वैसे 3.5% टारगेट कर रहे हैं, अनदर एम्बिशियस टारगेट। हम मेरे ख्याल से उस विशियस साइकिल में जिसमें हम फंसे हैं उससे निकलना ही नहीं चाहते। हम इंपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ या इंपोर्ट ड्रिवन इकॉनमी की तरफ से हटना ही नहीं चाहते। हम NSR करना ही नहीं चाहते कि हम अपने मुल्क में चीज़ें खुद बनाएं और फिर उसे बेचें। हम ये NSR ही नहीं करना चाहते कि हमारे पास IT सेक्टर जो है, जो ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस है, जो आपके लिए जो है वो अरबों डॉलर्स का जो है वो रेवेन्यू पाकिस्तान ला सकता है, हम उनको सुपर टैक्स लगा देते हैं। हम चाहते क्या है कि हमें सोचना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि हमें वक्त ये आ गया है कि अपने आप से सच बोलना पड़ेगा। हम सच नहीं बोलते, क्योंकि हम अपने आप से सच नहीं बोलते तो हम दूसरों से सच नहीं बोलते, और जब हम दूसरों से सच नहीं बोलते तो इसी तरीके की प्रोजेक्शंस आपके सामने। ज़ेशान साहब, कल जो ज़ेशान साहब माजरत, सच तो फिर ये भी नहीं है कि इनकम्पिटेंट हैं वो हमारे रहनुमा जिनके ज़िम्मे ये काम है, ये सच नहीं है। इससे बड़ा तल्ख और हकीकत पर मबनी सच क्या होगा? सर, जब मैं बात सच की करता हूं तो फिर इकोनॉमिस्ट को बजट्स बनाने चाहिए, अकाउंटेंट्स को बजट्स नहीं बनाने चाहिए, माजरत के साथ। लेकिन चैलेंज ये है कि हमने बजट का जो एक्सपेंडिचर साइड रखी है वो 14,500 बिलियन रखी है जी। यानी हम 14,500 बिलियन रुपया खर्च करेंगे, जिसमें से 1150 जो है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। हमने 9,200 जो है बिलियन है टैक्स का हजम रखा है। हमसे 7,400 नहीं हो पा रहा, तो हम 9,200 कैसे कर लेंगे? और आगे इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर 7303 अरब है नीचे। इंटरेस्ट पेमेंट पे 7303। मैं उसी पे बता रहा हूँ, ये मेरा दर्द है, बयान कीजिए। मेरा दर्द है, मेरा दर्द ये है कि आप मुझसे 22% इंटरेस्ट रेट में आप ये समझते हैं कि मैं अपनी इकोनॉमी को ग्रो करूंगा। यार 22% इंटरेस्ट रेट में मैं पैसा बिजनेस से निकालूंगा, बैंक में रखूंगा, घर पे टांग चढ़ा के बैठूंगा और खुशी से इंटरेस्ट खाता रहूंगा, क्योंकि आपने मुझे इस पे लगा दिया है कि मैं रेंट सीकिंग करूं। आपने मुझे इस चीज़ पे लगा दिया है कि मैं बिजनेस में नहीं रहता तो ना मुझे लेबर की इशू आएगी, ना मुझे बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, ना मुझे गैस की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो कुछ भी नहीं मांगूंगा गवर्नमेंट से, मैं तो वही पैसा उठा के बैंक में रख दूंगा। हमारी अप्रोच क्या है, हमें जाना कहाँ है? हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमें जो है मुल्क को इस दलदल से निकालना है। कैसे निकालेंगे? आप टैक्स रेट्स को कम कीजिए। जब भी आप टैक्स रेट्स बढ़ाएंगे, जितने भी टैक्स रेट्स बढ़ाएंगे आप, मुल्क में चोरी होगी, क्योंकि कोई भी खुशी से टैक्स नहीं देता। आप समझते हैं कि मैं 100 रुपये कमाऊंगा और आपको 35 रुपये टैक्स दे दूंगा? नॉट पॉसिबल इन माई बुक्स, क्योंकि जब मैं 100 रुपये कमाऊंगा तो मैं 80-90 रुपये अपने ऊपर या अपने घर वालों पे खर्च करना चाहूंगा। 10 रुपये टैक्स ले लीजिए मुझसे। ज़ेशान साहब, आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये बड़े बड़े शहरों में भी, छोटे छोटे शहरों में भी, बिलखुसूस बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, कई ऐसे आउटलेट्स हैं, होटल्स हैं या ऐसे शोबे हैं जहाँ पे अगर आप शॉपिंग के लिए जाएं या खाने के लिए जाएं तो वो इनकार करते हैं कि हम कार्ड के ज़रिए पेमेंट नहीं करेंगे, बल्कि आप नगद दें, और रसीद मांगी जाए तो रसीद भी वो कच्ची देते हैं, पक्की रसीद भी नहीं देते। तो इससे बड़ी चोरी क्या होगी सर? इसमें देखें ना, हमारा अपना कसूर भी है। हम वो पक्की रसीद मांगते भी तो नहीं है, क्योंकि वो उस पर सेल्स टैक्स लगा देता है। तो जब वो हम कच्ची रसीद वो देता है हमें, तो हम कहते हैं भैया सेल्स टैक्स माइनस करो। तो हम देखिए हमारा मसला क्या है, हम इजी गोइंग लोग हैं, माजरत के साथ हम टैक्स की चोरी करते हैं सब लोग। मसला ये है कि आप जो रेवेन्यू टारगेट ये 9,200 का बताया है जो गवर्नमेंट आज पेश करेगी, ये उन 36 लाख लोगों से ही लेना है ना जो आपके सिस्टम में है, जो भी लंगड़ा लूला टैक्स देते हैं मुझ समेत, उन्हीं लोगों से लेना है, या आपकी और मेरी तनख्वाहों से। हम तो, अब मैं कहता हूं कि सैलरीड क्लास जो है वो ऑनेस्ट फोर्स टैक्स पेयर है, क्योंकि उसका जो एम्प्लॉयर है वो उसकी तनख्वाह से उसको टैक्स काट के दे देता है। बिल्कुल दे। हमारे पास चोरी का कोई तरीका नहीं है जनाब। और मसला ये है कि बाकी जो बिजनेसेस हैं वो जो भी एक्सपेंडिचर डाल के अपने प्रॉफिट को कम करते हैं और इनकम कम दिखाते हैं और टैक्स कम देते हैं। तो हमें, वही मैं बात कर रहा हूँ ना, हमें सच बोलना पड़ेगा। आप 35% टैक्स रेट में इकॉनमी को नहीं चला सकते।
नहीं चला सकता। अब ऐसा हमने 18%, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, 18% सेल्स टैक्स में कैसे चलिएगा आप? वेरी ट्रू सर। साथ ही बताइए आप, ये सेल्स टैक्स जो है मैं और आप और गरीब आदमी उतना ही देता है जितना वो जो चीज़ को खरीदता है। अगर कोई दूध लेने जा रहा है, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, दूध की एग्जांपल ठीक नहीं है, WOD की एग्जांपल ले लीजिए या कोई और चीज़ की एग्जांपल ले लीजिए, उस पर 18% सेल्स टैक्स लगा होता है और वो गरीब और अमीर उतना ही देता है, दे रहे। तो ये रिग्रेसिव सिस्टम है, इसको सही कीजिए। नुहाई पढ़ दी है जिशान साहब ने। वैसा कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, दोबारा आ रहा हूँ। अभी बजट की जो अनाउंसमेंट आ रही है, हाँ, उसके अंदर एक जो हमारे यहाँ इस वक्त रिटेल में जूते, कपड़े और ये जो इंटीग्रेटेड यूनिट वो बेच रहे होते हैं ना, वो 12% सेल टैक्स इस वक्त वो लगाते हैं। उसका रेट गवर्नमेंट 15% कर रही है, तो 3% तो स्ट्रेट अवे ये चीज़ें महंगी हो रही हैं आपकी 1 जुलाई से, जिसको यानी अच्छा 12 से 15 12 से 15 का रेट ये गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल के अंदर जो है वो कर रहे हैं। तो ये आप ये देख लें कि जो ये वो सेक्टर है, ये अभी जो जिशान साहब भी जो बात कर रहे हैं कि जितना टैक्स रेट जब हाई कर देते हैं तो टैक्स की चोरी उतनी बढ़नी शुरू हो जाती है। और ये वो दुकानें हैं जिनको इन्होंने कहा कि आप अपने दुकान को साथ इंटीग्रेट करा दें, सारी सेल्स हर वक्त FBR में रिपोर्ट हो रही होगी, तो आपको 12% सेल टैक्स लगाना है, जिसमें अवाम को भी पक्की रसीद मिलती है, दुकानदार भी पक्की सेल देता है। अब उसके सेल्स टैक्स के रेट को भी 15% कर रहे हैं, तो वो 3% का ये अच्छा वैसे कितनी ऐसी शॉप्स, आउटलेट्स या कारोबार आपने देखे जहाँ पे वो FBR का वो सिल्वर कलर की प्लेट लगी हो? देखिए वो तस्दीक होती है ना कि यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है पेमेंट का वो FBR से रजिस्टर्ड है, तो आपको रसीद मिलेगी जिसमें इतने % टैक्स होगा। कई जगहों मैंने देखी, लेकिन कितनी है, गिने चुने 20-30% है इस वक्त भी। अगर आप परसेंटेज की फॉर्म में बात करेंगे तो जो हमारी रिटेल चेन्स होती हैं, जो बड़े चेन स्टोर हैं, जो जितने हैं वहाँ पे सारे रजिस्टर्ड हो गए हैं, वहाँ पे वो कार्ड पे भी पेमेंट ले रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन ये एफर्ट ये वही चीज़ है कि अगर गवर्नमेंट ने पहले कहा कि नॉर्मल रेट सेल टैक्स का 18% है, आप 12% पे आ जाएं ताकि कंप्लाइंट जो है उसको कोई बेनिफिट मिल रहा हो। अब वो 12 को उठा के आपने 15 कर दिया, तो अवाम का वो जो कॉन्फिडेंस था, जो चीज़ें आप ले रहे थे वो ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ आप बार बार रोना रो रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि महंगाई बढ़ रही है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं, उसको कंट्रोल करना है, तो ये 3% तो और महंगाई बढ़ा दी है। और ये सारी आपने एक बड़ी खबर दी है, कोई हमें ऐसी खबर भी दें जिसमें कोई लोगों के लिए कोई रिलीफ थोड़ी बहुत दुआ है ना। हाँ, दुआ तो है, लेकिन एक और हम दुआ पे चलेंगे। नए घर बनाने पे उन्होंने कहा जी टैक्स क्रेडिट एक देंगे, मसलन वो जो टैक्स क्रेडिट का एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कि जो लोग नए घर बना के आ रहे होंगे वो सारी चीजें हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ बहुत अच्छा हाथ कर रहे हैं। ये इन्होंने पहले कुछ अरसे में एक खबर दी थी कि जी जो रिजर्व्स होंगे उसके ऊपर हम टैक्स लगा देंगे। अब उन्होंने साथ कह दिया कि नहीं, बोनस शेयर अगर इशू करेंगे तो उसके ऊपर, तो वो थोड़ा सा चेंज करके कॉर्पोरेट के बोनस शेयर के ऊपर भी टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। खबर नहीं है आपके पास कोई? खैर की खबरें तो इस बजट में कोई शुरू आप ये कह रहे हैं कि रेसिपी सेम है मर्चेंट साहब, रेसिपी सेम है, बस गार्निशिंग का फर्क हुआ है। जनाब इसमें सिर्फ मैं अभी जो पढ़ ही रहा हूँ चीज़ें बैठ के आपके प्रोग्राम में, तो हो ये रहा है कि टैक्स ही टैक्स बढ़ाया जा रहा है। कोई खुशी की खबर नहीं है। सिर्फ एक खुशी की खबर जो नज़र आई छोटी सी, कि IT एक्सपोर्टर्स को जो अपनी वो अगर मशीनरी को इंपोर्ट करते हैं, IT एक्सपोर्ट या IT इनेबल जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको 1% टैक्स लगाएंगे। लेकिन इसके अलावा तो हर चीज़ सुपर टैक्स बढ़ा दिया आपने दोबारा से। यानी आप चाह ये रहे हैं कि जो टैक्स दे रहा है बस उसी से टैक्स वापस लिया जाए। नए सेक्टर को, खुदारा नॉन फाइलर को आपने लीगल टर्मिनोलॉजी रखा हुआ है इस आपने अपने ऑर्डिनेंस में। ये कौन सा दुनिया का कानून है जहाँ नॉन फाइलर को आप लीगल स्टेटस देते हैं? यानी आपने ये तय किया हुआ है, आपने ये समझा हुआ है कि नॉन फाइलर जो है वो जनाब हमें उससे टैक्स नहीं लेना, उससे सिर्फ डबल टैक्स ले लेना है, उसको सिस्टम में नहीं लाना। अच्छा जिशान साहब, ये पिछले दौरे हुकूमत में इस पे पिछले दौरे हुकूमत में बड़ा फोकस किया गया तकारीर में कि टैक्स फाइलर बढ़ाना है, टैक्स नेट बढ़ाना है, टैक्स बेस बढ़ानी है। बहुत ज़्यादा उस पर फोकस किया गया। सियासी तकरीरों में बार बार बताया गया कि पूरी दुनिया में कामयाबी का फार्मूला ये है कि टैक्स नेट को, टैक्स बेस को बढ़ाया जाता है। लेकिन इन रियल ऐसा हो पाया पिछले 2-4 वर्षों में? और कितना मजीद होना चाहिए? मिनिमम क्या है जो परसेंटेज होनी चाहिए टैक्स फाइलर की? मैं आपको बता देता हूँ जी। देखिए इस वक्त पाकिस्तान की जो आबादी है जी वो है 23 करोड़ या 24 करोड़। आपके मुल्क में जो टैक्स फाइलर्स हैं वो बमुश्किल 36 लाख हैं। 36 लाख में से तकरीबन 4 लाख लोग ऐसे हैं जो 0 का रिटर्न फाइल करते हैं।
इसमें उसके अलावा 16 लाख लोग वो हैं जो सैलरी टैक्स पेयर हैं। तो 16 और 4 20 लाख, 20 लाख लोग निकल गए, तो अब रह गए दोबारा से 16 लाख आपके पास। इसमें से जो आपके मुल्क का 80% टैक्स देते हैं, जो आपके मुल्क का 80% टैक्स देते हैं, वो 1000 से 1500 कंपनियां हैं। तो अब आपके पास जो मुल्क में जो बाकी के टैक्स पेयर्स हैं, वो आपके मुल्क का यानी जो 35,99,000 टैक्स पेयर्स हैं, वो मुल्क का 20% टैक्स देते हैं। ये तो एक वो नंबर्स हैं कि जो आई ओपनर है। अब इसको अगर आप परसेंटेज टर्म्स में ले जाइए तो 23 करोड़ की आबादी और 36 लाख टैक्स पेयर। अब इसका मकसद यह हो कि 1% या 1.25% के करीब आप समझ लें कि आपके मुल्क में लोग टैक्स देते हैं। किसी भी मुल्क में अगर आपको जब टैक्स टू जीडीपी रेशो को अगर आप देखें तो वो 15% एंड अबव टैक्स टू जीडीपी रेशो अगर है तो वो सही है, और पॉपुलेशन वाइज देखें तो वो कम से कम 4 से 5% लोग हों किसी भी मुल्क की आबादी का जो टैक्स दें, तो वो वहाँ पे टैक्स टू जीडीपी चलता है। इंडिया में अगर आप देखें तो तकरीबन उनकी आबादी का जो है वो 5% से ज़्यादा लोग टैक्स देते हैं। हमने तो रिटेल सेक्टर को, होलसेल सेक्टर को खुला छोड़ा हुआ है। वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में 20% का कंट्रीब्यूशन करते हैं, टैक्स में 1% का कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमने एग्रीकल्चरल जो कमोडिटीज़ हैं, जो मुल्क में इकोनॉमी में आपके 20% का जो है वो कंट्रीब्यूशन है उनका, टैक्स में नेग्लिजिबल 1 या 2% है। हम क्या करना चाह रहे हैं? क्या ये आपके ये नंबर सुन हमारे जो पैनलिस्ट हैं यकीन जाने कानों को हाथ लगा रहे हैं, दिल गिरफ्तार हो गए हैं। अभी कल ओवैस भी ये कह रहे थे हमारी ट्रांसमिशन में 15 जी आप कुछ कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं सर, ये मसला ये है कि ये कानों को हाथ लगा के जो है हमें सवाल करना पड़ेगा कि क्या मुल्क ऐसे ही चलाना है। आपने नॉन फाइलर को जब तक लीगल स्टेटस दिया, अभी मैं एक किसी चैनल पे था, मैं नाम नहीं लूंगा, वहाँ ताजिर बिरादरी के एक कोई एसोसिएशन के चेयरमैन साहब थे, वो लड़ पड़े मुझसे चैनल पे इसी बात पे क्यों टैक्स दें। हाँ, हम पे तो टर्नओवर टैक्स है, और वो उन्होंने ये भी बता दिया कि वो टर्नओवर टैक्स वो तो हम आवाम से रिचार्ज करके उनसे दे देते हैं। यानी उन्होंने ये एडमिट किया कि वो अपनी जेब से 1 रुपया टैक्स नहीं देते। और जब मैंने थोड़ा सा उनसे सवाल किया तो वो नाराज हो गए, और नाराज होके वो कुर्सी से छोड़ के चले गए। अब ये देखें, जब वो नाराज होते हैं और वो आपसे नहीं होते, फिर वो सरकार से भी नाराज होते हैं, और जब सरकार से नाराज होते हैं तो फिर आपको पता है बड़े मसाइल पे चीदा और रंजीदा किस्म के जन्म ले देते हैं। जब बिजनेसमैन, चैम्बर्स के लोग, ताजिर जी, मसला देखें, मसला ये है कि अगर मैं हमेशा हर एक से ये कहता हूँ, सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान बचेगा तो हम सब बच जाएंगे ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान चलेगा आगे तो हम सब भी आगे चलेंगे। हमारी सोच क्या है, ये प्लीज़ आप सवाल करें। जब आप जो लोग पावर में जब आप उनसे बैठते हैं या उनसे बात करते हैं, उनसे सवाल करें, हम इतने से केक में से खा रहे हैं और हम उसी केक में से खाना चाहते हैं। हमें केक के साइज को बढ़ने में परेशानी है। भाईजान, केक के साइज को बड़ा कर दीजिए, सब लोग का शेयर ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। हम बात करते हैं 1150 बिलियन हम डेवलपमेंट में खर्च करेंगे, कहाँ से आएगा जनाब वो पैसा? मेरी और आपकी तनख्वाहों से, मेरे और आपके टैक्स के पैसे से आएगा जनाब। क्या हम ये मुतहम्मिल खाने के लिए, अभी ताज़ा खबर सुन लें, खाने के लिए जब आप कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो 5% आपको देना होगा मजीद। डॉक्टर साहब, ये मैं अभी इसको पढ़ रहा था, ये इसमें मेरे ख्याल से उन लोगों को जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उनको टैक्स लायबिलिटी लगेगी। ये पंजाब में ऑलरेडी है कि जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो सेल्स टैक्स का रेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ये तो एक इंसेंटिव है ताकि मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने, लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत मुख्तसर सा कमेंट चाहिए। डॉक्टर साहब, ये प्राइम मिनिस्टर को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा जब हमने इक़्तिदार संभाला तो मईशत का गुज़श्ता हुकूमत ने जनाजा निकाल दिया था। तो क्या कहा जाए कि जनाजा तो निकाल दिया था, इन्होंने पढ़ा दिया फिर उसे? देखिए, ये तो पुरानी कहानी है ना, हर जाने वाली हुकूमत जनाजा निकालती है, आने वाली हुकूमत जो है वो बचाती है। तो ये इन्होंने तो पिछले 1-1.5 साल में माशाल्लाह हर काम में जहाँ वो छोड़ के गए थे
कोई अच्छी हालत में छोड़ के नहीं गए थे, लेकिन जहाँ वो छोड़ के गए तो उससे भी पीछे दे मारा है हमारी इकोनॉमी को। लेकिन ये है कि ये जो हमारे फैसला करने वाले हैं ये इश्यूज उनके नहीं हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर ये किसके इश्यूज हैं? छोटी सी ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब सलमान साहब से दोबारा ये सवाल कर। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जो बजट स्पीच का टाइम दिया गया था, सलमान साहब भी कंफर्म कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कह रही है कि 15-20 मिनट में आ जाएगी, तो उस बात को हुए भी तकरीबन आधा पौना घंटा ये इससे ज़ायद हो चुका है। तो वजह ये सामने आ रही है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि ये जो इत्तेहादी जमातें हैं वो कह रही हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कि आप जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा है वो 40 से 50% करें। नून लीग ये कह रही है कि ये 20% तक हो सकता है। तो गोट यहाँ फंसी हुई है सलमान साहब और डॉक्टर साहब। देखिए जावेद साहब, इसका कि जिन्होंने करना है वो 20% वाले हैं और जिन्होंने कहना है वो 40 पे वो 60 भी कह सकते हैं। देखिए ना, इसमें जवाब दे तो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब है, उनकी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसे पता है कि आने वाले वक्त के अंदर इलेक्शन है, लिहाजा वो अपना एक केस बनाने की कोशिश करेगी। और ये जो मुलाजमीन है ये लाखों की तादाद में है, लेकिन जब एक मुलाजम को कोई इंसेंटिव मिलता है या उसकी तनख्वाह में इजाफा होता है तो सबको मिलना है। तो लिहाजा वो एक अपना सियासी केस बना रही हैं, फंसे हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले। अब देखते हैं कि ये 20% से अगर इजाफा हुआ फिर मैं आपकी बात मान लूंगा कि पीपल्स पार्टी का प्रेशर यही था कि तनख्वाहों में इतना इजाफा होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये पीपल्स पार्टी तैयारी तो नहीं कर रही? नहीं, देखिए पीपल पार्टी का तो गेम अब बड़ा वाज़ेह है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में पिछले महीने से, उसमें ये समझते हैं कि उनके पास एक स्कोप है कि लोगों को वो जो भाग रहे हैं, पार्टियां बदल रहे हैं, उनको अट्रैक्ट करके पंजाब के अंदर अपनी कुछ सीटें बढ़ाएं। क्योंकि अगर वो पंजाब में सीटें बढ़ा लेते हैं, सिंध में तो खैर उनको मेजॉरिटी मिल जाती है, पंजाब में भी सीटें बना लेते हैं, कुछ एलाइज क्रिएट कर लेते हैं छोटी जमातों के साथ, तो वो समझते हैं कि अगले इलेक्शन के बाद वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और इसी ऑब्जेक्टिव के लिए वो मेरा ख्याल है अब एक नई किस्म की पॉलिटिक्स से बजट आ ले तो उसके बाद देखेगा पीपल पार्टी की पॉलिटिक्स जो है वो PMLN से बड़ी वाज़े तौर पर डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि असल कंपटीशन पंजाब में है। पंजाब में अगरचे बड़ी पार्टियां 2 हैं, लेकिन अब इन पार्टियों के अलावा PPP भी चाहेगी कि साउथ पंजाब के अलावा सेंट्रल और नॉर्थ पंजाब में भी कुछ इन रोड्स बनाए, ताकि उसका एक अहम किरदार हो जाए आइंदा की जो कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि अब इस मुल्क में कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी। ज़रदारी साहब ज़रा दूर की सोचते हैं और सोच रहे हैं कर्से से, इसीलिए बड़े तरीके से लिखे से मनूवर अपने आप को कर रहे हैं, वेल प्लेस्ड। अवैध साहब, ये 50% इजाफे की मांग ये टेक्निकली पॉसिबल होती है गिवन रिसोर्सेज में? ये तो देखें, जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, फ्रैंकली अगर 20% इजाफा भी जो ये कह रहे हैं, इसके ऊपर भी कोई भी जिसको मईशत की समझ है, सारी चीज़ें, वो ये कहेगा कि भाई एक लेवल तक ज़रूर देना चाहिए। जैसे ग्रेड 1 to 16 की हमारी बात हो रही थी, वहाँ ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि वो तबका है जिसके घर खाने का मसला है, जिसकी तनख्वाह से घर का गुजारा नहीं हो सकता, जो मर्जी हो। लेकिन जो ऊपर वाला तबका है उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी कि भाई वो ऑलरेडी इतने पैसे ले रहा है कि जिससे वो ये कह सकता है कि वो चीज़ें, तो वहाँ तो नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उससे ऊपर जो है वो तनख्वाहों को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ाने की। और मुल्क हमारा इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आप जो मर्जी कर लें, आपने खुद, मेरा ख्याल है कल से हम ये हिसाब लगा रहे हैं कि कितने पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं हमारे पास। तो तनख्वाहें देने के लिए एक और अहम खबर आपको दे दूं कि फेडरल कैबिनेट ने 30% एडहॉक इजाफे की मंजूरी दे दी है। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो ठीक है, मैं अगर अक्रॉस द बोर्ड 30% है तो उसका जरा क्वांटम कैलकुलेट कर लें। जरा इसे एक्सप्लेन करें नाज़रीन के लिए। 30% एडहॉक इजाफे की मंजूरी, इससे क्या मतलब है? एडहॉक इजाफा ये होता है कि बेसिकली वो तनख्वाह का रेगुलर पार्ट नहीं बनता, एक एडहॉक अलाउंस के तौर के ऊपर 7 एडिशनल लग रहा होता है। उससे शायद वो पेंशन के इफेक्ट और वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो बच जाती हैं, लेकिन ये कि करंटली बेसिस के ऊपर तनख्वाह बढ़ जाती है जो मिल रही होती है। और वो बेसिक एडहॉक अलाउंस होता है, वो बेसिक का 30% जो है वो लग जाएगा। तो वो बेसिक जो सैलरी मिल रही है उसका 30% एक एडिशनल अलाउंस के तौर के ऊपर मिलेगा। तनख्वाहें रिवाइज नहीं हो, यानी जो तनख्वाह जब रिवाइज हो जाती है तो उसकी कॉस्ट ओवरऑल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही होती है, क्योंकि पेंशन भी जानी है, वो बाकी सारी चीजें। 100 रुपए अगर आपकी बुनियादी तनख्वाह है तो आपको
33 रुपए और मिलेंगे, 30 रुपए और मिलेंगे, 130 रुपए हो जाएंगे, यानी वो 30 रुपए 100 अगर वो है, बाकी कुछ अलाउंसेस डाल के 20 और मिलते थे, तो अब वो अलाउंसेस डाल के 150 हो जाएंगे। ये डार साहब ने ये हल ढूंढा होगा। यस, ये डार साहब ने कुछ दरमियान में वो सारी 50 की और इनकी थी 20 की, पर दरमियाना रास्ता उन्होंने निकाल लिया। वो जो कहते हैं ना कि जी अगर पिस्टल का लाइसेंस चाहिए तो तोप का मांगे, तो फिर कलाशिन गोफ पे बात हो जाती है। मेरा ख्याल वही बात थी कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और गवर्नमेंट 20% और उन्होंने 40 से 50% मांगी, 30% पे बात। लेकिन ये अगर 30% अक्रॉस द बोर्ड तमाम एम्प्लॉयज के हुआ तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट को इसको तनख्वाहें को देना, फिर नए नोट ज्यादा मिलेंगे। हमारी वो जो ख्वाहिशात बचपन की होती थी नए नोट मिलने चाहिए, वो ज्यादा मिलेंगे, करारे नोट जो कड़कदार। ठीक है जी, एक ब्रेक, छोटी सी नाज़रीन, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा।